नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 6 की हिंदी। क्लास 6 की हिंदी में हमारी जो वसंत पाठ्य पुस्तिका है, उसमें हमने अपने 4-5 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं और आज हम पढ़ेंगे आपके व्याकरण का भाग। आज हम हिंदी व्याकरण पढ़ेंगे आपकी हिंदी में। तो हिंदी व्याकरण में सबसे पहले हम जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है भाषा और व्याकरण, उसको हम पढ़ेंगे, समझेंगे। भाषा और व्याकरण में भाषा के बारे में तो आपने पहले भी पढ़ा होगा, पहले भी समझा होगा कि हमारे विचारों को व्यक्त करने का जो माध्यम होता है उसे हम भाषा कहते हैं। जब हम जिस माध्यम से हम अपने विचारों को दूसरों के सामने रखते हैं, दूसरों को अपनी बात बताते हैं, उसे हम भाषा कहते हैं। तो भाषा, यहाँ पर भाषा के 3 भेद होते हैं, अर्थात 3 प्रकार से हम भाषा को व्यक्त करते हैं, बताते हैं। सबसे पहले मौखिक भाषा, अर्थात जब हम अपने मुंह से बोलकर किसी को अपने विचारों को व्यक्त कर रहे हैं, किसी बात को बता रहे हैं, तो उसे हम मौखिक भाषा कहेंगे। फिर लिखित भाषा, अर्थात जब हम अपने विचारों को, अपने भावों को लिख कर व्यक्त करते हैं, लिख कर दूसरों को बताते हैं, उसे लिखित भाषा कहते हैं। एक और भाषा इसमें आती है सांकेतिक भाषा, अर्थात जब हम अपने विचारों को, अपने भावों को संकेतों के द्वारा व्यक्त करते हैं, उसको सांकेतिक भाषा कहते हैं। तो इस तरह हमने भाषा जो है, ये सारी 3 भाषा के जो 3 भाग हैं, इनको मैंने आप लोगों को बताया और ये पहले भी आपने अपनी पाठ्य पुस्तिका में पढ़ा होगा। तो जब हम लिखित भाषा के कौन कौन से मौखिक भाषा के कौन कौन से एग्जाम्पल हो सकते हैं। मौखिक भाषा के एग्जाम्पल, जैसे मैं अभी आपको कोई चीज बता रही हूँ, कोई चीज समझा रही हूँ, तो ये है भाषा का मौखिक माध्यम, अर्थात बोलकर अपनी बात को व्यक्त करना मौखिक भाषा कहलाता है। तो इसके एग्जाम्पल आपके हो सकते हैं रेडियो, टेलीविजन और भी बहुत सारी इस तरह की चीजें जिसमें आपको बोलकर चीजें बताई और समझाई जाती हैं, जैसे कि आपके अध्यापक आपको पढ़ाते हैं, आपको समझाते हैं। लिखित भाषा अर्थात जिसमें हम लिख कर, तो इस कौन कौन से एग्जाम्पल हो सकते हैं लिखित भाषा के, जैसे पाठ्य पुस्तिका। इसमें हमें लिखकर कोई भी चीज, कोई भी बात जो आपको समझाई जाती है, किसी भी विषय में आपको बताया जाता है, तो वो लिख कर बताया जाता है। तो इसके एग्जाम्पल होंगे न्यूज़पेपर, पाठ्य पुस्तिका, पत्र और बहुत सारे जो लेख होते हैं, बहुत सारे जो साहित्य जो हमारा है, ये लिखित भाषा का माध्यम है। लिखित माध्यम है भाषा का, जिसमें हमें व्यक्ति अपने भावों को दूसरे व्यक्ति को समझाता है, दूसरे व्यक्ति को बताता है। उसके बाद आता है सांकेतिक भाषा। तो सांकेतिक भाषा भी क्या होती है, जिसमें संकेतों के द्वारा बताते हैं। तो इसके क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं, इसके एग्जाम्पल है जैसे कि ट्रैफिक लाइट। इसमें संकेतों के द्वारा, आपने देखा होगा जब आप किसी चौराहे पर जाते हैं तो वहां पर ट्रैफिक पुलिस खड़ी रहती है और वो आपको संकेत देते हैं कि अभी आप रुक जाइए, अभी आप चलिए, अभी आप तेज चलिए, या अभी आप रुके रहिए। इस तरह के संकेत आपको दिए जाते हैं। स्कूल में जब आप पीटी करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो उसमें भी आपको विसिल्स बजाई जाती हैं, सीटी बजाई जाती है और सबसे पहली बार में आपको 1 2 3 काउंट किया जाता है। उसके बाद केवल और केवल आप सीटी की आवाज पर अपनी एक्सरसाइज करते हैं। इस तरह के और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हम सांकेतिक भाषा के दे सकते हैं। ये तो हुई भाषा की बात। भाषा के बाद हम व्याकरण की बात करते हैं। तो व्याकरण में क्या होता है, व्याकरण जो है, इसमें हम भाषा की छोटी छोटी जो ध्वनियां हैं उनके बारे में पढ़ते हैं, अर्थात भाषा में जिन हम शब्दों का प्रयोग करते हैं उसको हम समझते हैं, उसको हम पढ़ते हैं। तो भाषा के जो भाषा में 2 या 3 जो रूप होते हैं, वर्ण और स्वर और व्यंजन और वर्ण जो होते हैं,
ये भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। वर्ण क्या होती है? भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है जिसको हम तोड़ नहीं सकते। तो आज हम वर्णों के बारे में ही पढ़ेंगे। सबसे पहले आपको इसकी परिभाषा मैं बताऊंगी, फिर हम इसको विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे, क्योंकि पहले भी बता चुकी हूँ व्याकरण का खंड है। तो आप केवल सुनने से और समझने से काम नहीं चलेगा। कॉपी भी, पेन और कॉपी भी अपने साथ में रखिए। बिल्कुल जैसे जैसे मैं आपको बताती जाती हूँ, बिल्कुल अपनी कॉपी में ऐसे ही आपको लिखना है और समझना भी है। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ। सभी बच्चे ध्यान से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले, जैसे कि मैं आपको बता रही थी कि हम भाषा के बारे में हमने पढ़ लिया। अभी हम व्याकरण को समझ रहे थे, और व्याकरण में मैंने कहा था कि भाषा को, व्याकरण में जब हम भाषा को शुद्ध रूप से लिखना और पढ़ना सीखते हैं, जो हमारा व्याकरण होता है उसमें हम भाषा को शुद्ध रूप में लिखना और पढ़ना सीखते हैं। तो भाषा में भाषा के वर्ण, व्याकरण में भाषा के वर्ण, पद, शब्द तथा वाक्य पर विचार किया जाता है। तो इसको एक बार आप अपनी कॉपी में सबसे पहले यहां से लिखना शुरू कीजिए। देखिए, सबसे पहले आप अपनी कॉपी में भाषा और व्याकरण हेडिंग डालेंगे। भाषा के बारे में आपने पढ़ा है। आप व्याकरण के बारे में पहले लिखेंगे कि व्याकरण किसे कहते हैं। तो व्याकरण में क्या होता है कि व्याकरण में हम भाषा को शुद्ध रूप में, फटाफट साथ के साथ लिखिए, व्याकरण में हम भाषा को शुद्ध रूप में, शुद्ध रूप में लिखना, पढ़ना व बोलना सिखाने वाला शास्त्र। इसको जरूर आप अपनी कॉपी में सबसे पहले लिखेंगे। शास्त्र, व्याकरण कहलाता है। व्याकरण क्या होता है? व्याकरण हमें भाषा को शुद्ध रूप में लिखना, पढ़ना व बोलना सिखाने वाला शास्त्र है। व्याकरण में हम भाषा को शुद्ध रूप में लिखना सीखते हैं, पढ़ना सीखते हैं और बोलना सीखते हैं। और आगे लिखेंगे, व्याकरण में भाषा के वर्ण, शब्द तथा वाक्य, वर्ण, शब्द तथा वाक्य पर विचार किया जाता है। पर विचार किया जाता है। ठीक है, इस तरह आप अपनी कॉपी में लिखेंगे। और इसके 4 अंग होते हैं। ठीक है, इसके 4 अंग होते हैं। इसके 4 अंग होते हैं। अगर हम वर्णों के बारे में आज पढ़ रहे हैं तो केवल वर्ण पढ़ने से
हमें सारी चीजें स्पष्ट नहीं हो जाती, तो इसीलिए सबसे पहले हमें जानना होगा कि वर्ण क्या है। तो सबसे पहले आप अपनी कॉपी में, आप अपनी व्याकरण की कॉपी में इस तरह आप हेडिंग डालेंगे कि व्याकरण अर्थात भाषा को शुद्ध रूप में लिखना, पढ़ना व बोलना सिखाने वाला शास्त्र व्याकरण कहलाता है। और व्याकरण में भाषा के वर्ण, शब्द तथा वाक्य पर विचार किया जाता है और इसके आधार पर ही इसके 4 अंग होते हैं। कौन कौन से अंग होते हैं? क्योंकि वर्णों की बात की है तो सबसे पहले वर्ण विचार, उसके बाद शब्द विचार, उसके बाद पद विचार और उसके बाद वाक्य विचार। क्योंकि हमने बहुत अच्छे से लिखना सीखना है, पढ़ना सीखना है, बोलना सीखना है, तो हमें इन चारों चीजों पर विचार करना होगा। तो व्याकरण में हम इन्हीं चीजों के बारे में पढ़ते हैं और इन्हीं पर विचार करते हैं और इन्हीं के आधार पर हमारा जो व्याकरण का पूरा सिलेबस है, पूरा कोर्स है, वो चलता है। ठीक है, तो आज क्योंकि सबसे पहले हम वर्ण विचार पढ़ने वाले हैं, आज का जो हमारा सेशन होगा इसमें हम लेंगे वर्ण विचार, अर्थात जो भाषा सीखने की पहली इकाई है, अर्थात भाषा को सीखने की पहली इकाई जो है वो वर्ण है। तो भाषा की जो सबसे छोटी ध्वनि है वो वर्ण कहलाती है। ठीक है, भाषा की जो सबसे छोटी ध्वनि है वो वर्ण कहलाती है। तो और इसको टुकड़े नहीं किए जा सकते, ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे। तो अब हम शुरू करते हैं। ये आपने लिख लिया होगा कॉपी में। सबसे पहले जो मैंने अभी आपको लिखाया ये सारी चीजें लिखनी है। उसके बाद हेडिंग डालनी है वर्ण विचार, क्योंकि आज हम वर्ण विचार ही पढ़ने वाले हैं, अर्थात किसी एक वर्ण पर विचार करने वाले हैं। और वर्ण क्या है वो आपको यहाँ पर दिखाया गया है, वो यहाँ पर लिखा गया है कि वर्ण क्या है। तो सबसे पहले लिखेंगे, बोलते समय हम जिन जिन ध्वनियों का उच्चारण करते हैं, बोलते समय हम जिन ध्वनियों का उच्चारण करते हैं उसे वर्ण कहते हैं, अर्थात वही ध्वनियां वर्ण या अक्षर कहलाती है। बोलते समय जो भी मैं अभी आपको बोल रही हूं, तो जो भी ध्वनि मेरे मुंह से निकल रही है, बोलते समय हम जिन भी ध्वनियों का उच्चारण करते हैं, जिन भी ध्वनियों को निकालते हैं, वही जो ध्वनियां हैं वो वर्ण कहलाती है या अक्षर कहलाती है। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। वर्ण क्या होती है? वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। इस प्रकार हम परिभाषा बनाएंगे। कौन सी परिभाषा होगी वर्ण की? इसको आप अपनी कॉपी में लिख सकते हैं कि वर्ण उस ध्वनि को कहते हैं, अर्थात वर्ण वह ध्वनि है जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। वर्ण वह ध्वनि है जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते, अर्थात जिसको आगे टुकड़ों में नहीं बांटा जा सकता है। ठीक है, तो वर्ण के जो भेद है उससे आपको ये परिभाषा बहुत अच्छे से स्पष्ट होगी, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो सबसे पहले कि बोलते समय हम जिन ध्वनियों का उच्चारण कर रहे हैं वही ध्वनियां वर्ण और अक्षर कहलाती है और भाषा की ये सबसे छोटी इकाई होती है। और इस प्रकार इसकी जो परिभाषा है, अर्थात जो वर्ण की परिभाषा है वो कुछ इस तरह होगी कि उस वर्ण या ध्वनि को, वर्ण उस ध्वनि को कहते हैं जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। तो आप इस परिभाषा को अपनी कॉपी में लिखेंगे। आगे बढ़ते हैं।
लिखित भाषा में प्रयुक्त किए जाने वाले जो प्रत्येक वर्ण होते हैं, प्रत्येक भाषा में अलग अलग होते हैं। लिखित भाषा अर्थात जब लिखित भाषा की बात की जाती है, अभी तो ध्वनियों की बात की जा रही थी, अर्थात मौखिक भाषा में जो वर्ण प्रयोग होते हैं वहां पर उन ध्वनियों की, उन वर्णों की बात की जा रही थी कि उन्हें, उन ध्वनियों को वर्ण कहते हैं। लेकिन अब लिखित भाषा में प्रयुक्त किए जाने वाले वर्ण प्रत्येक भाषा में अलग अलग होते हैं। जब लिखित भाषा, जब हम भाषा को लिखते हैं, अर्थात भाषा का जो लिखित रूप होता है, उसमें हर भाषा के अलग अलग वर्ण होते हैं। जैसे हिंदी भाषा में इन वर्णों, यहाँ पर थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है, ये वर्णों है। हिंदी भाषा में इन वर्णों इन वर्णों की कुल संख्या 44 है। हिंदी भाषा में वर्णों की कुल संख्या 44 है। अब वर्णमाला, ये आप हेडिंग डालेंगे बिल्कुल इसी तरह से कि वर्णमाला क्या होती है। अभी मैंने आपको बताया कि हिंदी भाषा में वर्णों की कुल संख्या अर्थात अक्षरों की संख्या, यहाँ पर अक्षरों की बात की गई थी ना, कि अक्षर भी कहते हैं। अगर आपको वर्ण शब्द समझ में नहीं आ रहा है तो आप अक्षर लेकर चलिए अपने दिमाग में कि बोलते समय हम जिन ध्वनियों का उच्चारण करते हैं वही ध्वनियां अक्षर कहलाती है। तो अक्षर बोलने से आपको समझ में आ जाएगा अ आ ई उ ए ऐ ओ क ख ग घ, ये सब। तो इन्हीं ध्वनियों को हम वर्ण या अक्षर कहते हैं। हिंदी भाषा में इन अक्षरों की कुल संख्या अर्थात इन वर्णों की कुल संख्या 44 है। ये भी आप बिल्कुल जैसे यहाँ पर मैं आपको पढ़ा रही हूँ ऐसे ही आप अपनी कॉपी में लिखेंगे। अब आती है वर्णमाला की बात कि वर्णमाला क्या होती है। तो वर्णमाला अर्थात वर्णों की माला यानी वर्णमाला। वर्णों की माला अर्थात अ आ इ ई, इस तरह वर्णों की एक सीरीज जो है, एक माला जो है, वही वर्णमाला कहलाती है। वर्णों की माला यानी वर्णमाला। वर्णों के व्यवस्थित रूप को, वर्णों के व्यवस्थित रूप को वर्णमाला कहते हैं। जब हम वर्णों को यानी कि अक्षरों को व्यवस्थित रूप से लिखते हैं तो उसे ही वर्णमाला कहते हैं। बिल्कुल इसको अपनी कॉपी में ऐसे ही उतारेंगे कि वर्णों की माला यानी कि वर्णमाला और वर्णों के ही व्यवस्थित रूप को हम वर्णमाला कहते हैं। और हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर और 33 व्यंजन होते हैं। हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर और 33 वर्ण व्यंजन होते हैं, अर्थात टोटल 44 वर्ण या अक्षर होते हैं। ठीक है, 11 स्वर हो गए प्लस 33 व्यंजन हो गए तो टोटल 44 वर्ण हुए, अर्थात 44 अक्षर होते हैं। ठीक है, तो हिंदी वर्णमाला में जो कुल मिलाकर 11 स्वर और 33 व्यंजन होते हैं। क्योंकि 11 स्वर और 33 व्यंजन होते हैं, इसी के आधार पर वर्णों के 2 भेद होते हैं। कौन कौन से भेद होते हैं वर्णों के 2? वर्णों के 2 भेद स्वर और व्यंजन। स्वर और व्यंजन, ये 2 भेद होते हैं। ठीक है, वर्णों के 2 भेद होते हैं। कौन कौन से 2 भेद होते हैं? स्वर और व्यंजन। तो स्वर क्या होते हैं? आगे बढ़ते हैं।
स्वर के बारे में पढ़ेंगे कि स्वर वर्ण क्या होते हैं। स्वर वर्ण क्या होते हैं? स्वर वर्ण अर्थात जिस वर्ण के उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती। स्वर वर्ण वो होते हैं जिसका उच्चारण करते वक्त हमें किसी भी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती, उसे ही हम स्वर वर्ण कहते हैं। अर्थात अ, आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, आई, ओ, औ। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि ये स्वर वर्ण है, अर्थात इनके उच्चारण में आ जब आप बोलते हैं किसी और वर्ण की यहाँ पर कोई साउंड नहीं आ रही है, किसी और वर्ण का हम यहाँ पर वर्ण इसको बोलने के लिए, इसका उच्चारण करने के लिए हम किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं ले रहे हैं। जैसे अ, उच्चारण कीजिए अ में कोई अन्य स्वर नहीं आ रहा है। आ, कोई अन्य स्वर नहीं आ रहा है। ई, कोई अन्य स्वर नहीं आ रहा है। ई, तो ये जो सारे स्वर हैं जिनमें किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती, जिनके उच्चारण में, उन्हें स्वर वर्ण कहते हैं, अर्थात स्वर कहते हैं। तो स्वर यानी कि जैसे ये मात्राओं के रूप में होता है, तो अ, आ, ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, आई, ओ, औ। तो ये इनकी स्वयं की अपनी जो मात्राएं होती है, उसे उसी से ये स्वर का नाम इन्हें दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। स्वर के 3 भेद होते हैं। स्वर के भी हमें यहाँ पर 3 भेद बताए गए हैं, अर्थात स्वर वर्ण के भी 3 भेद होते हैं। नंबर 1 ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुप्त स्वर। तो ये क्या होते हैं, इनको एक बार फटाफट से पढ़ लेते हैं। सबसे पहले ह्रस्व स्वर, अर्थात इनके उच्चारण में सबसे कम समय लगता है, क्योंकि हम भाषा के बारे में पढ़ रहे हैं, व्याकरण के बारे में पढ़ रहे हैं। व्याकरण में हम भाषा को ही भाषा के बारे में ही भाषा को शुद्ध रूप से, अर्थात अगर हम व्याकरण को नहीं पढ़ेंगे तो हम भाषा को शुद्ध रूप से कैसे पढ़ना सीखेंगे, कैसे लिखना सीखेंगे, कैसे हम समझेंगे। तो उसी में हम सबसे पहली इकाई जो है व्याकरण की, अर्थात वर्ण विचार, वर्णों पर विचार कर रहे हैं, अर्थात अक्षरों पर विचार कर रहे हैं। वर्णों के बाद शब्द आता है, क्योंकि वर्णों के मेल से ही, वर्णों के सार्थक मेल से ही शब्द बनते हैं। शब्दों को ही पद कहा जाता है और पदों के सार्थक मेल से ही हम वाक्य बनाते हैं, अर्थात किसी भी चीज को सही से बोल सकते हैं, सही से पढ़ सकते हैं, सही से समझा सकते हैं, सही से लिख सकते हैं। तो इसीलिए हम स्वर पढ़ रहे हैं। सबसे पहले वर्ण का जो पहला भेद है उसको जान रहे हैं। स्वर पढ़ रहे हैं। 2 भेद हमने वर्णों के बताए, स्वर और व्यंजन। स्वर के भी यहाँ पर 3 भेद बताए गए हैं। तो पहला ह्रस्व स्वर, अर्थात इनके उच्चारण में सबसे कम समय लगता है, बहुत कम, इनके उच्चारण में सबसे कम समय लगता है।
और ये 4 होते हैं, क्योंकि केवल और केवल स्वर की बात की जा रही है। ठीक है, आ सॉरी इ उ री, तो इनके उच्चारण में बहुत कम समय लगता है, इसीलिए इन्हें ह्रस्व स्वर कहा जाता है। दीर्घ स्वर अर्थात जिन अक्षरों के उच्चारण करते वक्त अर्थात बोलते वक्त ह्रस्व स्वर के उच्चारण से दुगना समय लगता है, अर्थात ज्यादा समय लगता है, उसे दीर्घ स्वर कहा जाता है। और ये 7 हैं। टोटल कितने होते हैं स्वर? स्वर टोटल 11 होते हैं। ठीक है, टोटल स्वर कितने होते हैं? 11 होते हैं। तो क्योंकि इनके उच्चारण में जिसके उच्चारण में बहुत कम समय लगता है, ये 4 ही होते हैं, इन्हें ह्रस्व स्वर कहा जाता है, जैसे अ, आ, उ, री। अगला दीर्घ स्वर जिनके उच्चारण में ह्रस्व स्वर से अधिक दुगना समय लगता है, यानी कि ज्यादा समय लगता है, ये 7 होते हैं, जैसे आ, ई, उ, ए, आई, ओ, औ। तो ये कितने हैं? 7 हैं। ठीक है, अब विलुप्त स्वर अर्थात प्लुप्त प्लुप्त स्वर, इनके उच्चारण में ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर के उच्चारण से तिगुना समय लगता है। ठीक है, इसके जो प्लुप्त स्वर जो है, इसके उच्चारण में बाकी के जो 2 स्वर हैं, उन स्वरों के उच्चारण से भी 3 गुना अधिक समय लगता है, जैसे ओम। ठीक है, तो जब हम ओम का उच्चारण करते हैं, इसमें क्या होता है? इसमें इन दोनों स्वरों से 3 गुना समय लगता है। जैसे ओम का उच्चारण जब हम करेंगे तो आप देखते होंगे, हम ओम नहीं बोलते, ओम ऐसे नहीं बोलते, ओम, है ना? तो ये स्वर केवल एक ही है, प्लुप्त स्वर केवल एक ही है, इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब क्योंकि हमने यहां पर आप देख पा रहे हैं कि हमने केवल ओ तक ही पढ़ा है, केवल स्वर को हमने यहीं तक पढ़ा, स्वर वर्ण जो है उसको हमने यहीं तक लिखा था। तो हम पढ़ेंगे अब अनुस्वार और अनुनासिक और अयोगवाह के बारे में। इनको भी हम जान लेते हैं कि ये क्या होते हैं, क्योंकि औ के बाद क्या आता है? अंग आता है, और फिर अह आता है। ठीक है, तो इनको भी हम पढ़ेंगे, इनको क्या कहते हैं ये हम यहां पर सीखेंगे। तो इनको हम अनुस्वार, अनुस्वार अर्थात अंग। तो ये क्या होता है? इसको हम इस तरह से दर्शाते हैं। तो इसको, ये जो होता है वर्ण, ये वर्ण भी स्वरों के बाद ही आता है। जो ये होता है, ये सभी स्वरों के बाद आता है, इसको भी आप याद रखेंगे। स्वरों के बाद ही आता है। ठीक है, इसका उच्चारण नाक से किया जाता है, ये सब आपको पता है। और इसका उच्चारण जिस भी वर्ण के बाद होता है, उसके ऊपर देखिए,
इसका उच्चारण नाक से किया जाता है, तो ये आपको पता ही, जैसे अंग है ना, अंग। तो कहां से आ रहा है हमारा स्वर? ये नाक से उच्चारित हो रहा है जो इसका स्वर है। और जब जिस भी वर्ण के बाद इसका उच्चारण जिस भी वर्ण के बाद होता है, अर्थात मंग, बंग या रम, तो आप जिस भी उच्चारण स्वर के बाद, जिस भी वर्ण के बाद इसका उच्चारण होगा, उसके सर पर ये बिंदी के रूप में लगाया जाएगा। जो ये अनुस्वार है, ये बिंदी के रूप में वर्णों के ऊपर लगाया जाता है। कैसे? जैसे ये मैंने यहाँ पे आपको शब्द बताए, तो र के ऊपर लगाने से रंग, ग, ज के ऊपर लगाने से जंग, ग, ल, त के ऊपर लगाने से तंग, ग, म के ऊपर लगाने से मंग, ग, ल, ब के ऊपर लगाने से बन, द, र। ठीक है, तो इस तरह से इनको हम किसी भी वर्ण के ऊपर जब लगाते हैं, अर्थात उसके किसी भी वर्ण के ऊपर, वर्ण के सिर पर बिंदी के रूप में इसको लगाते हैं। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं र वर्ण, ज वर्ण, त वर्ण, म वर्ण और ब वर्ण। ठीक है, इनके ऊपर हमने इनको बिंदी के रूप में लगाया है और इसका उच्चारण नाक से हो रहा है, अर्थात इसको हम रंग, जंगल, तंग, मंगल, तिरंगा, इस तरह से हम इसको नाक से उच्चारित करते हैं। अब ये हमने पढ़ा अनुस्वार। ठीक है, अनुस्वार के बाद हम पढ़ेंगे अनुनासिक। नंबर 2, अनु अनुनासिक। अनुनासिक क्या होता है? अनुनासिक को इसको चंद्र बिंदु, चंद्र बिंदु के रूप में लगाया, चंद्र बिंदु के रूप में लगाया जाता है। ठीक है, इसको चंद्र बिंदु के रूप में लगाया जाता है। किसको? अनुनासिक को। बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। अनुस्वार अर्थात अंग की जो बिंदी है उसको हम अनुस्वार कहेंगे। अनुनासिक अर्थात चंद्र बिंदु। जो अनुनासिक, इसका उच्चारण नाक और गले दोनों से होता है। जैसे अंग की बिंदु का मैंने आपको बताया, उच्चारण केवल नाक से होता है। ठीक है, और इसमें क्या होता है? इसका उच्चारण नाक व गले, इसका उच्चारण नाक और गले दोनों से होता है। से होता है। आप पूरी लाइन लिखेंगे, बिल्कुल अगर इस लाइन को लिख रहे हैं तो पूरी लाइन लिखेंगे
कि अनुनासिक का उच्चारण नाक व गले दोनों से होता है। मैंने केवल आपको समझाने के लिए यहाँ पर लिखा हुआ है। जैसे इसके कुछ एग्जाम्पल, जैसे चांद या आंगन, और इसका चिन्ह जो है वो मैंने आप लोगों को यहाँ पर बता दिया है कि इसके चिन्ह को हम इस तरह से प्रयोग करते हैं। आदि और भी बहुत सारे आपको सभी को पता है। चंद्र बिंदु का प्रयोग हम कहाँ कहाँ पर और कैसे करते हैं, तो बहुत सारे शब्द इसके हो सकते हैं इस तरह से। और इसका चिन्ह इसका चिन्ह अर्थात कोई भी शब्द इस तरह से होता है। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा अनुस्वार और अनुनासिक। उसके बाद हम पढ़ेंगे अयोगवाह, अर्थात अयोगवाह क्या होता है। अयोग वाह, अभी हमने पढ़ा अंक की बिंदी के बारे में और चंद्र बिंदु के बारे में। तो हिंदी व्याकरण में अनुस्वार, अंग एवं विसर्ग अह को अयोगवाह के बारे में अयोगवाह के रूप में जाना जाता है। तो एक और शब्द हमारा यहाँ पर होता है अयोगवाह। अंक की बिंदी को भी इन दोनों को इसको अर्थात अंक की बिंदी को अनुस्वार के रूप में और अह को विसर्ग या देखिए इसको हम विसर्ग क्या होता है अह, इस तरह से इसको हम लिखते हैं। ठीक है, और बहुत सारे शब्द होते हैं जिसमें हम इसका प्रयोग करते हैं, जैसे नमः और आदि। तो इस तरह से हम बहुत सारे शब्दों में अयोगवाह शब्दों का प्रयोग भी करते हैं। तो ये हमने पढ़ा स्वर के भेद। अभी हम आगे बढ़ेंगे, पढ़ेंगे व्यंजन। दो भेद बताए थे वर्णों के, स्वर और व्यंजन। स्वर को हमने पहले विस्तार पूर्वक पढ़ा, फिर उसके भेदों को जाना। आगे हम पढ़ेंगे व्यंजन। तो आज की जो ये क्लास है, आशा करती हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गई होगी। हमने भाषा के बारे में पढ़ा, हमने व्याकरण के बारे में पढ़ा। व्याकरण में हम सबसे पहले अर्थात जो व्याकरण का पहला भाग है वर्ण विचार, उसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, वर्णों के बारे में हम पढ़ रहे हैं। और हमने वर्णों के जो दो भेद है, स्वर अर्थात व्यंजन, स्वर अथवा व्यंजन, इन दोनों भेदों को हम विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे, जिससे हमें बहुत अच्छे से इसके बारे में समझ में चीजें आ जाएंगी, क्योंकि पूरा व्याकरण जो होता है वो इन्हीं सब चीजों पर आधारित होता है। तो आज का सेशन हमारा यहीं पर समाप्त होता है। आप जो आज जो भी पढ़ाया है उसका रिवीजन आप घर में एक बार करेंगे, फिर हम नई क्लास में मिलेंगे इस पाठ को लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।